अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। आज हम इसके कुछ एमकैट बेस्ड और कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तरीकाकार ये है कि जब स्क्रीन पे एक एमसीक्यूज आए तो आप वीडियो को पॉज कर लें और उसका जवाब सोच लें। तो जब मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा तो उससे मैच कर लेना। इस तरह से आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेप्सिनोजिन हैज़ इट्स ऑप्टिमम पीएच। तो इसमें पेप्सिनोजिन जो एंजाइम है उसकी बात कर रहा है कि उसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है। तो इसमें ये कंफ्यूजिंग है कि लोग मतलब ये लगा देते हैं कि वो कहेंगे हाँ पेप्सिन की 2 है मतलब पेप्सिनोजिन एक ही बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर नन है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। इनएक्टिव फॉर्म मतलब वो कोई काम नहीं करती, कोई रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करती। तो इसका जवाब नन आएगा। अगर यहाँ पेप्सिन होता तो हम 2 लगाते, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, को फैक्टर एक्ट एज कैटालिटिक एजेंट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी एज अ सबस्ट्रेट नन। तो इसमें वैसे को फैक्टर मतलब नॉर्मली एक ब्रिज होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। तो इसमें वो नहीं दिया गया। अगर ब्रिज होता तो हम सबसे पहले ब्रिज लगाते, लेकिन इसमें बी ऑप्शन ठीक है, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। को फैक्टर एज अ ब्रिज होने के अलावा ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएक्टिव। मतलब वो कह रहा है जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी इनएक्टिव फॉर्म है, होलो एंजाइम, को एंजाइम, एपो एंजाइम या नन। अब देखें इसका होलो एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम होता है एंजाइम विद को फैक्टर। मतलब को फैक्टर के साथ जो एंजाइम होता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं, एक्टिव होता है। अब इसमें सही जवाब है एपो एंजाइम। को एंजाइम की तो बात ही नहीं कर रहे हम, इसकी एपो एंजाइम इज इनएक्टिव। जब तक इसके साथ को फैक्टर नहीं लग जाता तो ये एक्टिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, आप जब भी एमसीक्यूज इस पे शो हुआ करें तो आप पास कर लिया करें, अपना जवाब खुद सोचा करें, फिर आप बाद में मैच कर लिया करें। डैश डू इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम। अब इसमें बात कर रहा है कौन सा, ये 4 एंजाइम दिए हुए हैं, इन एंजाइम में से कौन सा एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में मैक्सिमम एक्टिव मतलब ऑप्टिमम काम करता है। तो सेलिवरी इमाइलेज, कैटालेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, सुक्रेज। तो इसमें अगर बात करें सेलिवरी इमाइलेज, इसकी 6.8 है आई थिंक, जो कि मतलब न्यूट्रल के साथ है, थोड़ी सी एसिडिक है, तो ये भी नहीं है। कैटालेज इसकी भी अबाउट 7.6 इतना ही है, ये भी न्यूट्रल है। और पैंक्रियाटिक लाइपेज इज़ द करेक्ट आंसर, इसकी 9 है, मतलब 9 अल्कलाइन मीडियम हो जाता है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज इज़ द एंजाइम विच डू इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम। अगर यहाँ अल्कलाइन की जगह एसिडिक होता तो इसका जवाब सक्रेज था, क्योंकि 4.5 होता है इसका मैक्सिमम, एसिडिक पे सुक्रेज काम कर रहा है इधर। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एंजाइम इज। सिंपल क्वेश्चन है कि डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट एंजाइम की कौन सी होती है, एक्टिव साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल। ये भी आसान ही है, इजी क्वेश्चन कि एंजाइम्स किसके सेंसिटिव हैं। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, पीएच से भी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। तो सही जवाब डेल्टा आल। क्वेश्चन नंबर 7, डैश प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस पर थोड़ा सा अब गौर करें। वो कह रहा है कि डैश प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात यह है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम इससे जोड़ लेते हैं एंजाइम से। जब भी एंजाइम वाला चैप्टर हो और एक्टिवेशन एनर्जी हम एंजाइम नहीं, वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को या किसी चीज़ को।
तो पीएच पीएच नहीं करती, हीट, एंजाइम या आल। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, सो एंजाइम नहीं आ सकते। इसका जवाब हीट है। जब हीट बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो करेक्ट आंसर इज बीटा, हीट। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम रिक्वायर डैश मीडियम फॉर देयर एक्टिविटी। वो कह रहा है कि एंजाइम को कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन, एक्वस। एसिडिक की बात करें तो हर एंजाइम एसिडिक मीडियम रिक्वायर नहीं करता। अभी हमने ऊपर सवाल देखा था तो पैंक्रियाटिक लाइपेज वो अल्कलाइन मीडियम रिक्वायर कर रहा था, मतलब एसिडिक नहीं आ सकता। न्यूट्रल, अब सब एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे भी नहीं काम करते। अल्कलाइन की बात करें तो कुछ एंजाइम अल्कलाइन पे, कुछ एसिडिक पे, तो इसका जवाब एक्वस है। हर एंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो एसिडिक हो, न्यूट्रल हो या अल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 9, डैश चेक द रेट ऑफ एंजाइम बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स। कह रहा है कि डैश, अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये इनहिबिटर्स की बात कर रहा है कि कौन सा इनहिबिटर चेक द रेट ऑफ एंजाइम बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट्स। ये एमकैड में भी आ चुका है पहले। तो इसमें से हम देखेंगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। तो चेक द रेट ऑफ एंजाइम बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, इसका जवाब है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्योंकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसे डिफॉर्म कर देते हैं, और एंजाइम फिर कभी अपनी असल फॉर्म में या कैटालिटिक फॉर्म कह दें उसमें नहीं आ सकता। जबकि रिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो वो दो तरह से होता है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। रिवर्सिबल नाम से ही शो हो रहा है कि रिवर्सिबल मतलब ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो जिससे एंजाइम दोबारा अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी में आ सकता है। कैसे, वो आगे सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इनहिबिटर हैज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। कौन सा इनहिबिटर सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी रखता है स्ट्रक्चर वाइज। तो इसमें आप देखें क्या नाम है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। अब इसमें ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हम इसमें रिवर्सिबल लगा दें, नहीं, इसमें मोर प्रिसाइज देखो। उसने अगर ये कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव ना कहता फिर भी था, लेकिन इसने कह दिया तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मतलब कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव नाम से ही शो कर रहा है कि कम्पीट विद सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये होता है, इसका नाम कम्पिटिटिव इसी वजह से दिया गया है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर competes with substrate to attach with the active site of enzyme to inhibit its catalytic activity। अब देखें, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखता है, उससे कम्पीट करता है और ख़ुद अटैच होके एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जबकि नॉन कम्पिटिटिव की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं रखता। नॉन कम्पिटिटिव ये कम्पीट भी नहीं करता, ना ही ये एक्टिव साइट पे अटैच होता है। ये अदर दैन एक्टिव साइट पे अटैच होता है, लेकिन ये एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको डिफॉर्म कर देता है और एंजाइम अपनी नॉर्मल कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। सो क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एंजाइम changes induces in enzyme structure it is asked by। सिंपल सा सवाल है कि मतलब जब सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच होता है तो एंजाइम में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। ये किसने कहा था? इंड्यूस फिट मॉडल कोसलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। उसने 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए ऑप्शन है
सक्सीनिक एसिड इज़ कम्पिटिटिव, ये मैंने कम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखा है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मेलोनिक एसिड। कह रहा है कि अब ये चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल दी हुई है, वहाँ से MCQs, ये अक्सर MCAT में भी आता है, कई दफ़ा आया हुआ है। वो या तो डायग्राम बना के दे सकता है या इस फॉर्म में दे सकता है। मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि जैसे भी MCQs आए, एक एक फ़िक्रे में से, एक डायग्राम में से तरह तरह की MCQs बन सकती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप कर सकते हैं। कह रहा है अब इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि सक्सीनिक एसिड होता है ना, वो एंजाइम से अटैच होता है। सक्सीनिक एसिड इज़ द सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ये फिर अटैच होगा एंजाइम से। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है फ्यूमेरिक एसिड। मैं वैसे आपको पहले ये रिएक्शन समझा रहा हूँ, आप बुक भी खोल लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा कि सक्सीनिक एसिड सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, फिर अटैच होता है एंजाइम से और बना देता है फ्यूमेरिक एसिड। ये है नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम बात करें कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो जो ये मेलोनिक एसिड होता है, अगर ये एंजाइम से अटैच हो जाए तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनता। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया है कि मतलब अगर सक्सीनिक एसिड अटैच हो एंजाइम से तो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। मेलोनिक एसिड हो तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। मतलब अब इस दोनों पहले दो ऑप्शन में फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सक्सीनिक एसिड इज़ द कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ मेलोनिक एसिड। नहीं, सक्सीनिक एसिड मेलोनिक एसिड का इनहिबिटर नहीं है, जबकि मेलोनिक एसिड सक्सीनिक एसिड का कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इनके स्ट्रक्चर मिलते जुलते होते हैं। तो जब मेलोनिक एसिड एंजाइम से अटैच हो जाता है तब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता और कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्शन रेट विल बी डबल। अब ये एक रिएक्शन के रेट की बात कर रहा है कि डबल कब होगा। इफ़ एंजाइम amount increases 2 times by increasing 10 degree centigrade temperature by doubling substrate amount या all। आसान है कि अगर एंजाइम की हम अमाउंट बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की बढ़ाएंगे, फिर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अप टू अ लिमिट। अगर हम इन दोनों की बढ़ाएंगे तो हमें पता है, इससे भी इसका भी पता है, इसका भी पता है कि भाई इससे तो डबल हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है कि बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इससे भी रेट डबल होता है लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले पहले। अगर मैं अब मतलब इस तरह कहूँ कि ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर मैं इस तरह से आप कह दूँ कि ह्यूमन बॉडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब वो हो गया 50, तब रेट डबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रेट डबल तब होता है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से पहले पहले तक की बात कर रहे हों। मैक्सिमम रेट तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही गेन होता है। तो इसका सही जवाब डेल्टा मतलब आल है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अ ह्यूमन एंजाइम कैटलाइज अ रिएक्शन। कहता है कि एक ह्यूमन एंजाइम एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। मैक्सिमम पीक ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अटेन्ड एट। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि हमारे पास ये चौथा ऑप्शन तो नन है, 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। हमने इन 3 टेम्परेचर्स पर रिएक्शन किया है और वो कह रहा है कि इनमें से पीक किस टेम्परेचर पे आई होगी, जबकि बात किसकी कर रहा है? ह्यूमन एंजाइम की। जब भी ह्यूमन एंजाइम की बात करेंगे और इधर टेम्परेचर की बात कर रहा है तो हमारे जहन में सबसे पहले आना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे मैक्सिमम काम करता है हमारे सारे एंजाइम। तो अब इधर ऑप्शन है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट है, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। और
चार्ली ऑप्शन है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम इसमें से देखेंगे, हमने नन नहीं लगाना, इसमें से नन नहीं लगाना। उसने कहा मैक्सिमम पीक इन 3 टेम्परेचर में किस पे मिलेगी। अब गलती ये नहीं करनी कि हमने नन नहीं लगाना 37 डिग्री सेंटीग्रेड का सोच के। अब हम ये देख लेते हैं 37 फ़ारेनहाइट की बात ही ना करें, क्योंकि 98 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है या ऑप्टिमम कह लो। तो 36 और 39 को अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्टिमम पीक हमें 36 पे मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफेक्ट ऑफ डैश कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डैश। अब इसमें 2 चीज़ें पूछ रहा है वो साथ में ही, कह रहा है किसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के। इस तरह के भी सवाल आते हैं एमकेट में। अब इसमें जिसमें 2 चीज़ें मतलब इस तरह से मिला के पूछी गई हों, कह रहा है किसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा के। अब पहले इनहिबिटर की बात कर रहा है, फिर एंजाइम या सबस्ट्रेट की बात कर रहा है। वो कहता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इफेक्ट ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सबसे पहले बात आती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये कभी रिवर्स होते ही नहीं है, इरिवर्सिबल होते हैं और ये परमानेंटली एक एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। एंजाइम अपनी कैटालिटिक या एक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकता। तो पहले 2 ऑप्शन इरिवर्सिबल, ये पहले 2 ऑप्शन गलत है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इफ़ेक्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर, हमें पता है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होती है उसका इफ़ेक्ट हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उससे एंजाइम अपनी एक्टिव फॉर्म में आ सकता है। तो अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या सबस्ट्रेट। एंजाइम से नहीं होगा, एंजाइम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि एक एंजाइम है उस पर एक कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ने उसको इनहिबिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। तो अब हम क्या करें जिससे मतलब इनहिबिशन रिवर्स हो जाए। तो इसका जवाब है डेल्टा, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें हम। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो खुद ब खुद जो कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव होंगे उनसे सबस्ट्रेट compete करके एंजाइम को अपनी एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।